आज हम देखेंगे शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था। अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों का ही कंपैरिजन देखा था, जिसमें हमारे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और हमारी मंडल सिद्धांत को हमने अवलोकन किया था। आज हम देखेंगे शुक्र नीति में की प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि शुक्र नीति के अंतर्गत हमारा यह एक इम्पोर्टेंट भाग माना जाता है और एग्जाम में भी हमारा प्राय इस पर क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंतर्गत विवेचन करेंगे शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था का। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि प्रशासन यानी पूर्ण व्यवस्था को संचालित करने वाली स्थिति। शुक्र नीति के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के में निम्न व्यक्तियों का समायोजन किया गया है। जैसे सबसे पहले फिर इसके संगठन की बात करते हैं। शुक्र ने अपनी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए प्रशासनिक संगठन और कार्मिक व्यवस्था का प्रावधान दिया है। प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत शुक्र नीति ने सबसे पहले आधार पेश किया है हमारे पुरोहित का। पुरोहित का काम हमारे अनुष्ठानों को करना, कर्मकांडों को करना, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना गया है। दैन्य स्थिति आती है हमारे प्रतिनिधि की। यह राजा को अनुचित और उचित का भान कराता है, व्यवस्था में अपनी स्थिति को बनाता है और कार्यों को संचालित करता है। दैन्य स्थिति आती है हमारे प्रधान की। यह राजा के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। यानी प्रशासन के अंतर्गत सारे कार्यों का अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से विभाजन किया गया है कि कौन सा व्यक्ति किन कार्यों को संपन्न करेगा। तो हमारी व्यवस्था में जहाँ आधार आता है हमारे सचिव का, वह सचिव का कार्य सेना की व्यवस्था को देखना होता है। मंत्री का कार्य राज्य की पूरी व्यवस्था को देखना माना जाता है। साथ ही हमारा आधार आता है प्राण विवाद। प्राण विवाद यानी न्यायाधीश का देवता, न्यायाधीश न्याय प्रदान करने वाला व्यक्ति, क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत प्रत्येक कार्य को एक व्यक्ति संपन्न नहीं कर सकता। प्रशासन का संपूर्ण आधार ही इसी पे टिका हुआ है। अगर एक व्यक्ति सभी कार्यों को करेगा तो वह कार्य सही रूप से निरूपित नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पर इस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए पद सोपानिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रशासन के अंतर्गत जब कार्यों को संपन्न किया जाता है तो उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के पद के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन किया गया है। साथ ही हमारे पंडित, जिनका कार्य पूजा पाठ कराना है, हमारा सुमंत्र जो कि उत्पादन, वाणिज्य, व्यापार के कार्यों को देखता है। साथ ही आमात्य जो कि शासन संबंधी सारे कार्यों और व्यवस्थाओं को देखने का उत्तरदायित्व इसी का माना जाता है। और दूध हमारी व्यवस्था के अंतर्गत अपनी बात को दूसरे शासक तक पहुंचाने का आधार होता है। वह न्याय की व्यवस्था को प्रदान करता है। अपनी व्यवस्था के अंतर्गत जो भी शासक उससे कहता है वह दूसरे राज्यों के साथ पहुंचकर वहां की व्यवस्था को ज्ञात कर और अपनी बात अपने शासक तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से शुक्र नीति के अंतर्गत इन सारे व्यक्तियों के माध्यम से उन्होंने अपने एक प्रशासनिक संगठन का प्रावधान किया है। तो फ्रेंड्स, जहां हमारी इस शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है, वहीं पर ही हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे मनु और कौटिल्य, क्योंकि इन्होंने भी प्रशासन की बात तो की है। कोई भी शासन व्यवस्था अगर चलेगी तो वह प्रशासन के माध्यम से ही चलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इनकी व्यवस्था के अंतर्गत। मनु की जहाँ शासन व्यवस्था की बात हम करते हैं वह हमारे जन्म से ही आधारित थी, यानी जिस व्यक्ति ने जिस कुल में जन्म ले लिया वह उन्हीं कार्यों को संपन्न करेगा। जैसे कि राजा का बेटा युवराज पद को संभालेगा, मंत्री का बेटा मंत्री के कार्यों को करेगा, सेनापति का बेटा सेना के कार्यों को करेगा, शूद्र का बेटा शूद्र के कार्यों को करेगा। यानी यहीं से ही हमारी वर्ण व्यवस्था भी निर्धारित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमारे 4 प्रकार के वर्ण माने गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं चारों के माध्यम से कार्यों का विभाजन किया गया था। लेकिन जहाँ हमारी कौटिल्य की व्यवस्था आती है वहां पर हमने इसका थोड़ा सा कर्म प्रधान व्यवस्था को भी अपनाया, यानी व्यक्ति सीखकर समझकर अपनी व्यवस्था में इसे लागू कर सकता था। और शुक्र नीति तक तो उन्होंने पूर्णतः अपने उत्तरदायित्व के माध्यम से इस व्यवस्था का संगठन निर्धारित करवाया। तो जहाँ हमारी कौटिल्य की व्यवस्था आती है, कौटिल्य ने भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बताया ही है। उस प्रशासन के अंतर्गत
पहले चली आ रही मनु की व्यवस्था यानी वर्ण मत आधारित व्यवस्था को कर्म से भी जोड़ दिया गया। अब व्यक्ति कार्यों को सीखकर दूसरी कार्यों को अपना सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है, वो पूजा पाठ तो करा ही सकता है, साथ में अगर वो अधिक पढ़ाई कर लेता है, कुछ अच्छी चीजों को हुनर को सीख लेता है, तो वह उस कार्य को भी कर सकता है। यानी जन्म के साथ साथ कर्म प्रधान व्यवस्था का प्रावधान दिया जाने लगा। शुक्र नीति के अंतर्गत प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से अलग अलग व्यवस्था को निर्धारित किया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम होता है, वह उसके अकॉर्डिंग अपने कार्यों को संपन्न करता है। इसी तरीके से शुक्र नीति के अंतर्गत जहाँ हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है, वहीं हमारी प्रशासन से संबंधित कार्मिक व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। शुक्र नीति के अंतर्गत जहाँ हम देखते हैं कि हमारे प्रशासन के अंतर्गत कार्यों को करने की स्थिति किस आधार पर आती है, हमारी व्यवस्था के संगठन पर। वही हमारा कार्मिक प्रशासन यानी कार्य करने की व्यवस्था, इस प्रकार से कार्यों को संपन्न करना चाहिए। तो शुक्र नीति के अंतर्गत हमारी व्यवस्था में क्या आधार आया, कार्मिकों का संगठन तो हमारा निर्धारित हो गया, कौन से व्यक्ति कौन से कार्यों को संपन्न करेंगे। अब आती है हमारी कार्मिक व्यवस्था, यानी हम इन कार्यों को कैसे करेंगे, उसकी क्या पद्धति है, क्या आधार है, क्या मेथड है। पुरानी स्थिति के अंतर्गत तो हमारा जन्म से सारे कार्य निर्धारित ही किए गए थे, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण के कार्यों को करेगा। ये सारी स्थितियां हमारी किसमें आएगी, मनुस्मृति के अंतर्गत। वहीं पे ही शुक्र नीति के अंतर्गत हमारी इस व्यवस्था में कर्म प्रधान व्यवस्था को अपनाते हुए एक प्रश्नावली प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत हम उसकी कार्मिक व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, जो कि हमारी वर्तमान स्थिति को भी इंगित करती है। अब कार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी इस व्यवस्था में किन किन व्यक्तियों को लिया जाने लगा। सबसे पहले एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम इस व्यवस्था को चलाते हैं, यानी प्रशासन के अंतर्गत किस प्रकार से व्यक्तियों की भर्ती की जाए। अब हमारे पास दोनों ही आधार आ गए थे, एक तो काम को करने सीखने की प्रकृति के माध्यम से और एक जन्म के आधार पर, यानी जन्म से हम जिस स्कूल में जन्म लिया है उन कार्यों को हम कर ही सकते हैं, साथ में सीखकर दूसरी व्यवस्था को भी अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारे अनेक मेथड आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं भर्ती प्रक्रिया को। भर्ती प्रक्रिया यानी किसी भी प्रशासन के अंदर कार्यों को करने के लिए दो आधार माने जाते हैं, एक तो लिखित परीक्षा और दूसरी मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत हम हमारी जो लिखित एग्जाम होता है उसको लिया जाता है और मौखिक में इंटरव्यू बेस को लिया जाता है। इसके साथ ही प्रशासन के अंतर्गत हमारी व्यवस्था के अंदर में जहाँ शुक्र नीति की बात की जाती है, वहाँ पर इन्होंने अपनी व्यवस्था में ये भर्ती के साथ प्रशिक्षण को भी महत्वपूर्ण माना है। प्रशिक्षण हमारे कार्य की प्रगति को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम सीख कर अपनी व्यवस्था में उसे अपना सकते हैं। साथ ही प्रशिक्षण के साथ साथ पदोन्नति व्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। पदोन्नति के माध्यम से व्यक्ति उत्साहित होता है, नए कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है, जिससे कि वह अपने कार्यों को जी लगाकर मन लगाकर अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर हम काम के बदले में व्यक्ति को पदोन्नत नहीं करेंगे तो वह हताश हो जाएगा, अपने कार्यों को सिंसियरली नहीं लेगा। इसीलिए प्रशासन में सबसे ज्यादा आवश्यक इस बात की है कि हम कार्यों को तरीके से करें। व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करता है तो उसे प्रोत्साहित करें, उसके पद को बढ़ाएं, उसकी पेंशन उसके पैसों को बढ़ाएं, उसकी तनख्वाह को बढ़ाएं, तभी वह प्रशासन में अच्छी तरीके से लगन से कार्यों को संपन्न कर सकता है। यानी कार्मिक व्यवस्था का हमारा आधार किस पर जुड़ा है, हमारी व्यवस्था को समुचित रूप से सही स्थिति में लाने के लिए, व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए व्यक्ति को, एक शासक को क्या करना चाहिए, कैसे अपने प्रशासन को चलाना चाहिए। कार्यों का विभाजन तो उन्होंने कर दिया, कौन कौन से व्यक्ति किस तरीके से कार्यों को करेंगे, लेकिन उन व्यक्तियों के भी भविष्य के बारे में ध्यान में रखना शासक का उत्तरदायित्व माना जाता है। तो फ्रेंड्स, शुक्र नीति के अंतर्गत इस कार्मिक व्यवस्था के माध्यम से, जिसमें भर्ती की प्रकृति के माध्यम से, भर्ती प्रोसीजर के माध्यम से, पदोन्नति, प्रशिक्षण, देन स्थिति आती है हमारी सेवानिवृत्ति की। जब व्यक्ति कार्य कर लेता है, गवर्नमेंट सर्विस में हमने पाया ही जाता है, जब व्यक्ति कार्य कर लेता है, एक उम्र हो जाती है, एक समय हो जाता है, तब उसे रिटायरमेंट दे दिया जाता है। रिटायरमेंट देने का मेन आधार क्या है, उसकी जगह नए व्यक्तियों
को नियुक्त करना, नई टेक्नोलॉजी को अपनी व्यवस्था में लाना, नए ज्ञान को अपनी स्थिति के अंतर्गत लाना। लेकिन साथ ही पुराने हमारे जो एम्प्लॉय हैं, जो हमारे लिए पूरे साल देते हैं, उनके लिए सेवानिवृत्ति की व्यवस्था की जाती है, यानी पेंशन की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम भविष्य निधि के नाम से जानते हैं। भविष्य निधि क्या है? रिटायरमेंट के बाद हमारे आगे आने वाले जीवन में किस तरीके से कार्यों को संपन्न किया जाए, कैसे व्यवस्था को आधार बनाया जाए, इन सभी की व्यवस्था किस रूप में की जाती है? हमारी भविष्य निधि यानी पेंशन की स्थिति के माध्यम से। यानी हमारी शुक्र नीति के अंतर्गत इस चीज की विस्तृतता को ध्यान में दिया गया कि किस प्रकार से एक शासक अपनी व्यवस्था को अगर बढ़ाना चाहता है तो वो किन नियम कानूनों का पालन करे, जिससे कि शासन व्यवस्था उचित रूप से चल सके। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया, जिसमें अपने प्रशासनिक संगठन को नियुक्त किया। प्रशासनिक संगठन में सबसे मेन पद जो माना जाता है वह हमारे पूर्व पंडित सुमंत आमात्य प्राण विभाग, यानी हमारे सप्तांग सिद्धांत के सारे तत्व, जिसमें हम शासक, मंत्री, शत्रु, मित्र सबको लेते हैं, उन सबका आता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से एक प्रशासन को चलाना आसान रहता है। और उसी की तरीके से अगर प्रशासन चलाते हैं तो एक शासक अपनी तरक्की को प्राप्त करता है। साथ ही इसकी शुक्र नीति के अंतर्गत हमारी इस व्यवस्था में हमने किन चीजों का प्रावधान और किया? सिर्फ व्यवस्था को ही नहीं अपनाया, उन व्यक्तियों को ही कार्यों का विभाजन नहीं दिया, बल्कि उनको कार्य किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए उन्हें क्या सुविधाएं देनी चाहिए, इस पर भी चर्चा की। यहाँ हमारी शुक्र नीति के अंतर्गत इसीलिए इस व्यवस्था को, जहाँ हम कार्मिक प्रशासन के नाम से जानते हैं, यानी कर्मचारियों को किस प्रकार पद के अंदर ले, क्यों? क्योंकि शुक्र नीति के अंतर्गत हमारी व्यवस्था कर्म प्रधान हो चुकी थी। वहां पर सिर्फ हमारी जन्म के आधार पर ही पूरी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था, जैसा कि मनु की अवस्था में अपनाया गया था। कौटिल्य से ही यह व्यवस्था हमारी आरंभ हो चुकी थी और शुक्र ने इसे पूर्ण स्थिति को प्रदान किया था। तो फ्रेंड्स, हमारे जो एग्जाम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है शुक्र नीति का, वो यही आता है कि शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, उसे हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम प्रशासनिक संगठन को देंगे, साथ ही उसका कार्मिक प्रशासन देंगे। प्रशासनिक संगठन के अंदर हम हमारे सारे तत्वों को देंगे, साथ ही हमारे कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत हम उसकी भर्ती, प्रोसेसिंग, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, पेंशन, भविष्य निधि, इन सब का अवलोकन करके एक शासक अगर अपनी व्यवस्था को सही रूप से चलाएगा तो वह उन्नति की ओर बढ़ेगा। और यही चीज शुक्र नीति ने अपने शासक से अपेक्षा के रूप में कही थी और समझाने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रशासन हमारी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था आता है तो हम इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारा प्रश्न मनु की प्रशासनिक व्यवस्था आता है तो उसके अंतर्गत हम जन्म से आधारित व्यवस्था को ले सकते हैं, यानी हर व्यक्ति का जिस कुल में जन्म हुआ वह उन कार्यों को संपन्न करेगा। और हमारे 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन्हीं के अनुसार कार्यों का विभाजन की बात कही गई है। और कौटिल्य की व्यवस्था में इस जन्म के साथ व्यवस्था को अपनाने के लिए कर्म प्रधानता को प्रावधान दिया गया और शुक्र ने इसकी विस्तृतता को विचार किया। इसीलिए एग्जाम के अंतर्गत हमारी इस शुक्र नीति की प्रशासनिक व्यवस्था का विवेचन किया जाता है। थैंक यू सो मच। हाँ फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।